हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट मित्र। आज हम आपके लिए जीके क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 4 लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। डंडा नाचा नृत्य का एक रूप है जो कहानियाँ सुनाता है। वो है भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, देवी दुर्गा का या भगवान कृष्ण का। सही जवाब है दोस्तों इसका लॉर्ड शिवा। हर साल अप्रैल में, ध्यान रखना दोस्तों, अप्रैल में 8वीं शताब्दी का एक अल्पज्ञात लोक नृत्य दक्षिण ओडिशा के गंजम में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? दक्षिण ओडिशा के गंजम में होता है, जहाँ भक्त भगवान शिव से अनुमति लेने के बाद तपस्या करते हैं। वे देवी काली के सामने कई दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों के साथ साथ शारीरिक यातना से गुजरना शुरू करते हैं। भक्त देवी को प्रसन्न करके अपने पापों को धोने के लिए नृत्य भी करते हैं और कष्टों का वर्णन करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है वो नृत्य की कुछ झलकियाँ। भरत संहिता निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है दोस्तों भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या वराह मिहिर। सही जवाब है दोस्तों इसका वराह मिहिर। बृहत जातक या बृहत जातकम या बृहज्जातकम वराह मिहिर द्वारा लिखे गए 5 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। अन्य 4 हैं पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, लघु जातक और योग यात्रा। इसे कुंडली पर हिंदू ज्योतिष के 5 मुख्य ग्रंथों में से एक माना जाता है। याद रखना दोस्तों, इसे कुंडली पर हिंदू ज्योतिष के 5 प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरला। मोपला विद्रोह केरला में हुआ था। मालाबार विद्रोह के नाम से इसे जाना जाता है। इसे मोपाला नरसंहार, मोपाला दंगा और मप्पिला दंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये 20 अगस्त 1921 से 22 तक केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। तो सही जवाब है दोस्तों इसका नीति आयोग। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहली बार 2010 में ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन है दोस्तों संजय कुमार, कल्याण चौबे, बाईचुंग भूटिया या सुनील छेत्री। सही जवाब है दोस्तों इसका कल्याण चौबे। कल्याण चौबे ने भारत की फुटबॉल टीम के कप्तान बाईचुंग भूटिया को 33-1 से हरा दिया। जब वोट हुए कि वो कौन बनेगा, हेड कौन बनेगा फेडरेशन का, तो 33-1 से कल्याण चौबे ने बाईचुंग भूटिया को हराया। फेडरेशन के 85 साल के इतिहास में पहली बार था जब कोई पूर्व खिलाड़ी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखना दोस्तों, पहली बार था जब कोई पूर्व खिलाड़ी अध्यक्ष चुना गया था। ये है कल्याण चौबे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष दिसंबर में होता है? दोस्तों ये फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये आप स्पेशली ध्यान रखा कीजिए कौन सा कहाँ होता है, किस देश में होता है, किस राज्य में होता है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आता ही है। ऑप्शन है दोस्तों ईटानगर, दिसपुर, कोहिमा या इम्फॉल। सही जवाब है दोस्तों इसका नागालैंड की राजधानी कोहिमा। हॉर्नबिल उत्सव हर साल नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा में दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सरकार द्वारा हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ झलकियाँ हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे 2001 में
भारत रत्न प्राप्त हुआ, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाला तीसरा भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बन गया। ऑप्शन है दोस्तों उस्ताद विलायत खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित बिरजू महाराज या पंडित रविशंकर। सही जवाब है दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनारस के एक महान भारतीय शहनाई वादक थे और तीसरे शास्त्रीय संगीतकार होने के नाते उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है दोस्तों, ध्यान रखना इसे। 8 दशकों से भी अधिक समय तक शहनाई वादन से उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली। वो आज़ादी के पहले से फेमस है और आज़ादी के पहले से वो शहनाई वादन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान जी की एक तस्वीर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने राज्य की छात्राओं के लिए पुदुमई पेन आधुनिक महिला योजना शुरू की? ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। सही जवाब है दोस्तों इसका तमिलनाडु। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक पढ़ने वाली सभी छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रति माह 1000 रुपए मिलने के लिए ये योजना लागू की गई है। ये जो पैसे हैं ये सीधा बैंक के खातों में आएंगे ताकि कोई और इस चीज का गलत फायदा न उठा सके और उन बच्चों का हक जो है वो न छीन सके। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाल विवाह को कम करना दोस्तों, बाल विवाह को कम करना और महिलाओं को स्वतंत्र बनाना। तमिलनाडु सरकार ने 26 उत्कृष्ट और 15 मॉडल विद्यालय भी लॉन्च किए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, वो किस वर्ष में की थी? ऑप्शन है दोस्तों 1875, 1880, 1888 और 1867। सही जवाब है दोस्तों इसका 1875। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती जी ने की थी। उनका मूल जो नाम था वो था शंकर तिवारी और बॉम्बे में की गई थी। इसकी जो वैकल्पिक तिथि है दोस्तों इसकी 2 तिथियां हैं। एक तो ये है 10 अप्रैल, दूसरी आएगी 24 जून 1877। किसी एग्जाम में इसको सही माना है, किसी एग्जाम में इसको सही माना है। तो अगर इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन हो वो आप लगा सकते हैं, वो सही माना जाएगा। ये है स्वामी दयानंद सरस्वती। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे कम साक्षरता दर है? ऑप्शन दोस्तों पंजाब, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार। सही जवाब है दोस्तों इसका बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में बिहार में जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, जो है 47%। और सबसे अगर अधिक है तो वो है केरला में। दोस्तों अगर सवाल आए सबसे कम कहाँ है तो बिहार, और ऐसा है कि सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है तो वो है केरल में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कैथरीन कोलोना फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री हैं, द्वारा फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान, दोस्तों ये फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान है, याद रखना इसको, शेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर, या फिर सरल शब्दों में बोल दें इसको तो जिसको सरल शब्दों में नाम है वो है इसका नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर, से इसे किसको सम्मानित किया गया? ऑप्शन है दोस्तों गौतम अडानी, आशा पारेख, डॉक्टर स्वाति पीरामल या कुमार सानू। सही जवाब है दोस्तों इसका डॉक्टर स्वाति पीरामल। डॉक्टर स्वाति पीरामल को व्यापार और उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में और भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत कराने की दिशा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर स्वाति पीरामल पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है और उन्हें 2012 में, दोस्तों याद रखना 2012 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ये है दोस्तों डॉक्टर स्वाति पीरामल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? तो ऑप्शन है दोस्तों इसके गैरी बेकर, पॉल क्रुगमैन, डेविड रिकार्डो या मिल्टन फ्रीडमैन। सही जवाब है दोस्तों इसका डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ने 1817 में तुलनात्मक लाभ का शास्त्रीय
सिद्धांत विकसित किया ताकि यह समझा जा सके। दोस्तों इसका जो वो है सिद्धांत वो ये है कि जब लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो वो क्यों करते हैं, भले ही कोई सी कंट्री के जो लेबर हैं वो दूसरी कंट्रियों से लेबर करने में बेहतर है, फिर भी वो कंट्री जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड करती है। तो इस सिद्धांत को जो बताया वो डेविड रिकार्डो ने बताया और उसको बोलते हैं तुलनात्मक लाभ का शास्त्रीय सिद्धांत। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है दोस्तों अभिनव बिंद्रा, पी साईनाथ, सुरेश खन्ना या रुद्रांशु मुखर्जी। सही जवाब है दोस्तों इसका पी साईनाथ। पी साईनाथ। ये पुस्तक जो है वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा लिखी गई द्वारा प्रकाशित की गई है। और ये पुस्तक जो है वो उन स्वतंत्रता सेनानियों के कहानियों को मान्यता देने का एक प्रयास है जो वास्तव में इसके हकदार तो थे लेकिन उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया गया। मतलब वो डिज़र्व करते थे एक एप्रिसिएशन कि हाँ वो फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। और पी साईनाथ ने एक और फेमस पुस्तक लिखी है दोस्तों, नाम इसका भी याद रखना, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट। पी साईनाथ को 2007 में दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये हैं पी साईनाथ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। विपणन सत्र 2023-24 के लिए रबी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई, वो वृद्धि किस में हुई? ऑप्शन दोस्तों जो मसूर दाल, गेहूं या रेपिड सरसों। सही जवाब है दोस्तों इसका मसूर दाल। मसूर में सबसे ज़्यादा 500 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 400 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। कुसुम के लिए 209 रुपये की वृद्धि की गई है। गेहूं, चने और जौ के लिए 110 रुपये प्रति क्विंटल और 100 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है दोस्तों आर्टिकल 108, आर्टिकल 202, आर्टिकल 112 या आर्टिकल 212। सही जवाब है दोस्तों इसका अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल को एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमति, प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन या राज्य विधानमंडल के सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देनी होगी। यानी राज्यपाल से अनुमति लेने के बाद ये जो बजट है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर में दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों 25 साल, 21 साल, 35 साल या 30 साल। सही जवाब है दोस्तों इसका 35 साल। किसी एक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों अगर ऐसा पूछे कि कौन नियुक्त करता है राज्यपाल को, तो सही जवाब आएगा दोस्तों इसका राष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद 155 के तहत होता है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहली बात, और दूसरा उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ये जो लिखा है वो अनुच्छेद 157 के तहत लिखा है दोस्तों। और ये जो अपॉइंटमेंट है वो 155 में आएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका बसंती देवी बिष्ट किस प्रकार के लोकगीत गानों के लिए जानी जाती है? ऑप्शन दोस्तों छुरा, छुरा, बाजूबंद, छोपती या जागर। सही जवाब है दोस्तों इसका जागर। बसंती बिष्ट का जन्म 1953 में उत्तराखंड के प्रसिद्ध उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। दोस्तों याद रखना, अगर इनके ऑप्शंस में उत्तराखंड नहीं आए और यूपी आए तो भी यूपी लगा के आना है आपको, क्योंकि बाद में ये अलग हुए हैं। तो ये उत्तराखंड में, अभी प्रेजेंट के उत्तराखंड में पैदा हुई थी और ये पहली महिला गायिका है उत्तराखंड की जो जागर के लिए लोकप्रिय है। ये है बसंती बिष्ट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर बना है? भाखंड नंगल बांध, पंडोह बांध, नाथपा झाकड़ी बांध या चमेरा बांध? सही जवाब है दोस्तों इसका चमेरा बांध रावी नदी को बांधता है और इस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं का समर्थन करता है। यह भारत में हिमाचल प्रदेश में, दोस्तों याद रखना, स्टेट का नाम पूछे तो हिमाचल प्रदेश में है, और जिले की पूछे तो चंबा जिला और डलहौजी शहर जो है वो आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो आपको याद रखना है इसमें, है ना। और इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जलाशय का जो बड़ा हिस्सा है वो चंबा के सलूनी उपमंडल में स्थित है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ये है बांध, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है ये, आप एक बार यहाँ पे घूमने भी जा सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप में मीमकूट उत्सव मनाया जाता है? मिजोरम, केरल, उत्तराखंड, बिहार? सही जवाब है दोस्तों इसका मिजोरम। मिजोरम में चापरकूट, मीमकूट और तलफक मांगकूट उत्सव मनाए जाते हैं। दोस्तों याद रखना, चापरकूट, मीमकूट और तलफ वांगकूट ये तीन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं मिजोरम के। मीमकूट को मिजोरम का सबसे पुराना त्यौहार माना जाता है। अगर ऐसा पूछ लें कि कौन सा त्यौहार मिजोरम का सबसे पुराना त्यौहार है तो भी इसका आंसर आएगा मीमकूट। यह मृतकों के लिए आयोजित एक समारोह होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है मीमकूट की कुछ तस्वीरें। चालकुड़ी झील, जिसे दक्षिण भारत की, याद रखना दोस्तों, दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है दोस्तों आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका या तमिलनाडु? सही जवाब है दोस्तों इसका केरला। चालकुड़ी झील जो एक प्राकृतिक गोखुर झील मानी जाती है वो केरला के त्रिशूर जिले में पाई जाती है दोस्तों, त्रिशूर जिले में, और इसका निर्माण चालकुड़ी नदी से हुआ। कौन सी नदी से हुआ दोस्तों? तो चालकुड़ी नदी से हुआ। यह दक्षिण भारत की एकमात्र प्राकृतिक गोखुर झील है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये एकमात्र है साउथ इंडिया में, ये है वो झील। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? ऑप्शन दोस्तों अवध, लखनऊ, बंगाल या हैदराबाद? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसका सही जवाब तो बंगाल है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि बंगाल के पहले नवाब थे मुर्शिद अली खान जो है वो ज़मीन अली कुली के नाम से भी जाना जाते हैं, और बंगाल के ये पहले नवाब थे जिन्होंने 1717 से 1727 तक शासन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल के पहले नवाब कौन थे? तो मुर्शिद कुली खान, या फिर ऑप्शन में जामिन अली कुली भी आ सकते हैं, दोनों ही इनके नाम हैं, आपको दोनों ध्यान रखने हैं। ये है मुर्शिद कुली खान। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना? ऑप्शन है दोस्तों रामनाथन कृष्णन, रमेश कृष्णन, आनंद अमृतराज या विजय अमृतराज? सही जवाब दोस्तों इसका रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन जूनियर विंबलडन बॉयज एकल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी थे। कोई पूछे कि जूनियर विंबलडन बॉयज एकल जीतने वाला पहला एशियाई कौन था, तो सही जवाब दोस्तों इसका रामनाथन कृष्णन। वह विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की सेमीफाइनल पहुंचने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों। अगर ऐसा पूछें कि पहला खिलाड़ी कौन था जो विंबलडन में सेमीफाइनल में पहुंचा दोस्तों, तो सही जवाब भी इसका होगा रामनाथन कृष्णन। ये है रामनाथन कृष्णन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मुया अवंदरू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? ऑप्शन दोस्तों गुजरात, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ या त्रिपुरा? सही जवाब दोस्तों इसका त्रिपुरा। त्रिपुरा के प्रसिद्ध व्यंजनों में मुया अवंदरू, मुई बोरोक और चखवी शामिल है। ये इंपॉर्टेंट वहाँ के भोजन है, फेमस भोजन है वहाँ के। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। वल्लमकली किस प्रकार का पारंपरिक खेल है? ऑप्शन है दोस्तों बॉक्सिंग, रनिंग, बोट रेसिंग या रेसलिंग? सही जवाब है दोस्तों इसका बोट रेसिंग। ये केरला में होती है, भारत की एक पारंपरिक नौका दौड़ है। यह कैनो रेसिंग का एक रूप है दोस्तों, ध्यान रखना, और ये पेडल युद्ध के डिब्बे का प्रयोग करता है, और ये मुख्य रूप से वसंत में फसल उत्सव ओणम के मौसम में आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है वल्लमकली। 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा बना दोस्तों? आसाम, सिक्किम, पंजाब, गोवा?
सही जवाब है दोस्तों इसका सिक्किम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोस्तों पहला जैविक खेती वाला राज्य, सिक्किम पहला जैविक खेती वाला राज्य बना जिसमें 75,000 हेक्टेयर भूमि जैविक में बदला गया। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी करते जा रहे हैं ताकि आपको इन फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस आपको काम आए दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।